नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करूंगा यहाँ पर संस्कृति आईएएस के यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम आने वाला है पीटी का 12 अक्टूबर को, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की लगने वाली है, जिसमें हम जीएस के प्रश्न पत्र पहले की यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को बाइलिंगुअल में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अच्छे से देख पाएंगे और हम हिंदी को यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग बताइए। तो पुरातात्विक स्थल है, इनको इनकी अवस्थिति के आधार पर नॉर्थ टू साउथ, हमें उत्तर से दक्षिण की ओर इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा यहाँ पर क्रम जो है रहेगा। तो हम सबसे पहले क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारा बुर्जहुम आएगा। बुर्जहुम की बात की जाए तो आपका बुर्जहुम जो है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो चौथा वाला पहले नंबर पर आएगा। फिर आपका आएगा भीमबेटका। अब भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आपका क्या है, फिर आपका पिक्की हिल है। और पिक्की हिल की बात की जाए कहां पर है, तो पिक्की हिल आपका कर्नाटक राज्य में है, ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और अंतिम में चौथे नंबर पर आपका आएगा अतिरमपक्कम। क्या आएगा, अतिरमपक्कम आएगा। और ये कहां पर है आपका, ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, चौथे नंबर पर आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा। 4 2 3 1 ऑप्शन हमारे सही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कुछ चीजों की जैसे बात करें, जैसे बुर्जहुम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल है। कैसा है, नवपाषाणकालीन जो है आपका स्थल है, ध्यान रखिएगा। और यहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। कैसे, गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। गर्तावास के साथ साथ यहाँ पर जो है कब्र में मानव के साथ में कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। कहां से हुए, बुर्जहुम से प्राप्त किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें भीमबेटका भारत में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। कैसा है, प्रसिद्ध जो है पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवपाषाण कालीन आपका ये स्थल नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। कैसा है, प्रागैतिहासिक कालीन आपका जो है स्थल है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के स्थित है। और यहां से गुफा चित्रों के प्राचीनतम मानव सभ्यता के प्रमाण जो है मिलते हैं। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैन दर्शन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैन दर्शन के संदर्भ पर विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हमारा सही है। तो बात करें, स्यादवाद के अनुसार हमारा प्रत्येक ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। कौन सा बात कहता है, स्यादवाद कहता है कि जो प्रत्येक ज्ञान है हमारा वो सापेक्षता सत्य होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कहता है। दूसरा है अनेकांतावाद। अनेकांतावाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। कैसे होते हैं, तो प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेसिक यहाँ पर दोनों सही है, एक और दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक छोटी सी याद रखना है चीज को, जैन धर्म की अगर यहाँ पर बात आ रही है तो जैन धर्म में आपके कितनी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए। कितने, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपके 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो कौन से थे, पार्श्वनाथ थे। और 24 की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। कौन से थे, महावीर आपके स्वामी थे। तो आपको ये आपके 24 जो आपके तीर्थंकर हैं इनको आपको याद रखना है। साथ में महावीर स्वामी ने इनमें से 5 आपके किसको, 5 ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला है। सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका यहां पर ब्रह्मचर्य। अब इनमें से आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है आपके पार्श्वनाथ ने दिए हैं। इन चारों को पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। लेकिन जो आपका 5वां वाला है वो आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इसलिए महावीर स्वामी ने आप कहेंगे पांचों जो है आपके यहाँ पर आपके ब्रह्मचर्य पालन के लिए बात की है। तो समझ गए आप, स्यादवाद से जैन धर्म जो है आपका स्यादवाद अनेकांतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ पाली ग्रंथ। कैसा है, प्रसिद्ध बौद्ध पाली ग्रंथ विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। तो प्रसिद्ध पाली बौद्ध ग्रंथ है और विशुद्धि मग्ग के रचयिता की बात कर रहा है तो हम कहेंगे बुद्ध घोष है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बुद्ध घोष है। और बुद्ध घोष एक भारतीय बौद्ध विद्वान रह चुके हैं और भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों के लेखन में पाली भाषा के लिए ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। नेक्स्ट आता है, मौर्य सम्राट अशोक ने निम्नलिखित शिलालेखों में संगम राज्य दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य सम्राट एक अशोक के ऐसे कौन सा शिलालेख है जो कि संगम राज्य दक्षिण भारत में विषय की जानकारी देता है। तो हम कहेंगे एक तो आपका दूसरा है और तीसरा और 13वां है। कौन सा है, दूसरा और 13वां आपका जो शिलालेख है वो दक्षिण भारत में संगम राज्य के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा
सत्य है। चलिए विचार कर लेते हैं। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश अपना राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होती चली गई, उसके बाद वाकाटक जो वंश है अपना राज्य स्थापित करने में इन्होंने अपनी समृद्धि पाई थी। बिल्कुल ठीक है। वाकाटक वंश का पहला राजा पिरवरसेन प्रथम था, तो वाकाटक वंश का पहला राजा पिरवरसेन वंश नहीं था, बल्कि आपका विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था। तो आपको ध्यान रखना है, आपका वाकाटक वंश का पहला राजा विंध्य शक्ति था, और इसके पश्चात इसका पुत्र जो है पिरवरसेन प्रथम था। तो ऑप्शन केवल पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, वो आपको समझ लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है? यूपीएससी नट नाम है। यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट ही लगाना है। 300 प्लस टेस्ट हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमने क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से पीडीएफ और वीडियो दोनों ही चीज यहाँ पर हमने लागू लॉन्च की हुई है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर 23 पीडीएफ मिलती हैं। सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, साथ में यूपी जीके और आपका करंट अफेयर्स इसमें कवर हो जाता है। तो एक बार जरूर जाइएगा यूपीएससी नेट ऐप पर, आप वहां पर जाके ज्वाइन करने या ना करो, लेकिन देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन की वापस बात करते हैं। यहाँ पर आता है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल कौन सा? कहता है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किससे समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल सोम को समर्पित है, जिसमें पेय नामक देवता का उल्लेख किया गया है। किसको? सोम को समर्पित है, पेय नामक देवता का उल्लेख जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख आपका भागवत धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार कर लेते हैं। अंतिम मूर शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और यहां पर फिर उसने क्या किया था? शुंग वंश की जो है नींव डाली थी। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या किसने की थी? उसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, और इस यहाँ पर जो है यहाँ पर वासुदेव ने फिर अभी नए वंश की नींव डाली थी। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो मोर वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने की, अंतिम शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और वासुदेव की बात किया तो वासुदेव ने हम बात करें तो कर्ण वंश की जो है नींव डाली थी। किसकी? कर्ण वंश की नींव को डाला था। नेक्स्ट आता है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यापार क्या उस व्यापार मार्ग पर स्थित था जो कल्याण को बैगी से जोड़ता है? तो कौन सा मार्ग था? तगर मार्ग था। कौन सा? तगर मार्ग था, व्यापार का मार्ग था उस समय में जो कल्याण को बैगी से जोड़ता था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के सम्मिलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो हम कहेंगे यहाँ पर भगवत गीता शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, ब्रह्मसूत्र भी शामिल है। आर्यन यहाँ पर शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रस्थान त्रयी महत्वपूर्ण वैदिक दर्शन संकल्पना है, और वेदांत दर्शन की मूल आधारशिला इसमें मानी जाती है। इसमें संस्कृत में प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, और यहां पर रखना है त्रयी का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? त्रयी का अर्थ तीन होता है, जिसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद का जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है महाकवि दंडी के द्वारा सर्जित नहीं किया गया है? तो महाकवि दंडी ने काव्य दर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा लिखी है, लेकिन काव्यानुशासन यहाँ पर नहीं लिखी है। काव्यानुशासन की बात करें किसकी है? तो हम कहेंगे हेमचंद के द्वारा लिखी। किसने? हेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा आप लोग को चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में एक हाइप वाला ऑप्शन आने लगा है नया, उसको हाइप जरूर कर दीजिए करो, कमेंट के पास में रहता है। उसको हाइप करने से मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नट ऐप पर जाके डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संप्रदाय के अनुयायियों को महावृतधर कहा जाता है? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को महावृतधर कहा जाता है? हम कहेंगे कालामुख संप्रदाय के। किसमें? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावृतधर कहा जाता है। यहाँ पर पाशुपत, कालामुख, कापाल्य को लिंगायत लिखे हैं, ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये चारों अगर बात करें तो ये चारों शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। कौन से? शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन महावृतधर कैसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कालामुख संप्रदाय में कहा जाता है। इन चारों में भगवान शिव की पूजा को किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 है, विद्वान है और संरक्षक है। बात करेंगे कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए बात करें, अगर हम विज्ञानेश्वर की बात की जाए, विज्ञानेश्वर की बात करें तो विक्रमादित्य षष्ठम शामिल है। बात की जाए भारवी की तो सिंह विष्णु शामिल है।
हेमचंद्र की बात करें कुमारपाल शामिल है, राजशेखर की बात करें महिपाल शामिल है। ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विजयनगर के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विजयनगर के संदर्भ में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। दासों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था विजयनगर में, बिल्कुल बात ठीक है। महिला दासों को व्यापार नहीं किया जाता था, हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। केवल पुरुषों का दासों का क्रय विक्रय किया जाता था और जिन्हें हम वेशभग के रूप में जानते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें, हरिहर बुक्का का नाम के व्यक्ति ने 1336 में की थी, ध्यान रखना है 1336 में की गई थी। नेक्स्ट आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिए कौन कौन से कर्तव्य थे जो इसमें एक शामिल नहीं है। धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन ये शामिल था, घर पर रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन ये शामिल नहीं था, विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान ये भी शामिल था, देवताओं और पितरों को भोजन कराने पश्चात भोजन ग्रहण करना ये भी शामिल था। तो हम कहेंगे आपका जो शामिल नहीं था बी वाला ऑप्शन गलत था, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैन धर्म की विशेषता है। तो इन तीनों में जैन धर्म की कौन कौन सी विशेषता है, तो हम बात करें कर्म ईश्वर के अस्तित्व का खंडन, भाई ये तो इसमें विशेषता नहीं थी। क्या थी, इसमें विशेषता नहीं थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कर्म में विश्वास, हाँ बिल्कुल ठीक है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना, हाँ ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला रहेगा भाई, दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, बौद्ध संगति है और उसके अध्यक्ष है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात करें किसने की थी, तो हम कहेंगे महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम कहेंगे सर्वकामिनी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात की जाए तो मोगली पुत्र त्स्य ने की थी और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन आपका जो है हमारा यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या ये सही है, हम कहेंगे भाई गलत है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। कारण कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं, पशु पक्षियों और प्रकृति की पूजा को किया जाता था, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात तो की जाती थी। तो हम कहेंगे मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं लेकिन पूजा को तो किया जाता था, तो यहाँ पर हमारा आर वाला सही रहेगा, जबकि कथन हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन के संतों, निम्नलिखित संतों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भक्ति संत हैं, भक्ति आंदोलन के संत हैं और उनको कालक्रम में व्यवस्थित हमें करना है। जैसे बात अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे, हम सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर तो रामानंद आएंगे। कौन आएंगे, रामानंद आएंगे। रामानंद का जो टाइम पीरियड है 1299 से लेके 1410 रहा है। उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद कबीर आएंगे। कौन आएंगे, कबीर आएंगे। कबीर का टाइम पीरियड की बात करें 1398 से लेके 1518 रहा है। उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद गुरु नानक आएंगे। कौन आएंगे, गुरु नानक 1469 से लेके 1539 टाइम पीरियड रहा है। और अंतिम में दादू दयाल आएंगे, इनका टाइम पीरियड की बात करें 1544 से लेके आपका 1603 रहा है। ऑप्शन हमारा रहेगा बी वाला, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सातवाहन वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। सातवाहन वंश के कुछ शासक हैं, उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन आया फिर सबसे बाद में कौन आया। जैसे बात करें सबसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की जैसी बात आती है तो हम कहेंगे इनका टाइम पीरियड जो है 106 से लेके 130 ईस्वी रहा है। क्या रहा है, 106 से लेके 130 ईस्वी रहा है। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद हम कहेंगे हमारा वशिष्ठी पुत्र पुलमामी आते हैं। कौन आते हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी आते हैं। इनका टाइम पीरियड 130 से लेके 154 ईस्वी रहा है। कितना, 154 ईस्वी रहा है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद शिव श्री सतकर्णी आते हैं। सिर्फ श्री सतकर्णी की अगर बात करें हम, सिर्फ श्री सतकर्णी की बात की जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है 159 से लेके 166 इनका ईस्वी रहा है। और यज्ञ श्री सतकर्णी सबसे अंतिम में आते हैं, इनका 165 से लेके आपका 192 ईस्वी रहा है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा जो ए वाला रहेगा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। औरंगजेब कालीन प्रशासनिक आदेशों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो औरंगजेब के काल में प्रशासनिक आदेशों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिंदू व्यापारियों पर 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5%, 2.5% सीमा शुल्क को लिया जाता था। तो जो बाउंड्री शुल्क होता था वो यहाँ पर हिंदुओं से 5% और मुसलमानों व्यापारियों से केवल 2.5% आधा लिया जाता था। बिल्कुल सही है। खालसा भूमि के राजस्व संग्रह के लिए हिंदुओं को नियुक्त किया गया था। नहीं भाई साहब, हिंदुओं को नियुक्त यहाँ पर जो है नहीं किया गया था। किसको, हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि खालसा भूमि करोड़ी मुसलमान है ना, सभी सूबेदार स्थानीय अमलों में गैर मुसलमान मजालिमों को बर्खास्त करके मुसलमानों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। अगर मान लो कोई गैर मुसलमान व्यक्ति
होता भी था तो उनको हिंदू को हटा दिया गया था, वहां पर मुसलमान व्यक्ति को लागू किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जहांगीर के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बीजापुर के सुल्तान आदिल कसाई का चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को भेजा था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने के लिए? हम कहेंगे फारूक बेग को। किसको? फारूक बेग को भेजा था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ दीवान विभाग है और एक तरफ संस्थापक है, कौन सा विभाग के संस्थापक से संबंधित है? यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। जैसे बात करें दीवान अर्ज, दीवान अर्ज के संस्थापक बलबन है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक संस्थापक है, ये भी सही है। दीवान इश्तियाक का नाम आता है तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। और यह पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग था। तो हमारा तीसरा वाला तो गलत था। दीवान बंदखान का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया है क्योंकि दान विभाग था। तो ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा है? दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा भारत में कौन सा है? अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हुमायूं का मकबरा है। किसका? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किसमें? लाल बलुआ जो पत्थर होता था, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा के रूप में इसका नाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पैबाकी शब्द से क्या अर्थ है? पैबाकी, जो मुगल काल में पैबाकी शब्द से उसका क्या अर्थ था? तो किसी जागीरदार से छीनकर नए जागीरदार को आवंटित करने की रखी गई भूमि को हम पैबाकी के रूप में जानते थे। किसमें? पैबाकी के रूप में जानते थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मुहिजुद्दीन आलिफ सानी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मुहिजुद्दीन आलिफ सानी की जो उपाधि है किस सूफी संत को दी गई थी? शेख अहमद सरहिंदी को दी गई थी। किसको? शेख अहमद सरहिंदी को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। मुहाजिद ए अल्फ ए सानी की उपाधि को दिया गया था। एक चीज याद रखना है, ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर के और यहाँ पर जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। और अकबर की नई साम्यवादी आस्था दीन इलाही सर्वेश्वरवाद के खिलाफ उपदेश भी है देते थे। तो ये भी छोटा सा मतलब आपका ये है, आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है किन वीरों के पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया था? तो किन से प्रभावित होकर करवाया था? तो जयमल और फत्ता की मूर्तियों को अकबर के द्वारा आगरे के किले के बाहर मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया गया था। और यह जो है पराक्रम के कारण पहचाने जाते हैं। कौन से प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किए गए थे? प्रशासनिक कुछ सुधार थे वो शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किए गए थे। तो हम यहाँ पर कहेंगे एक तो भूमि के मापन और लगान के आकलन के उपायों का मानकीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करना, ये भी सही है। घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करवाना, ये भी सही है। स्थानीय प्रशासन को स्थापित करना, ये भी सही। तो हम कहेंगे चारों के चारों ऑप्शन आपके प्रशासनिक सुधार के मामले में शेरशाह सूरी द्वारा लागू किए गए थे। हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत से अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया है, किसने किया है? तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर ने किया। किसने? फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा किया गया है। और यह फ्रांस का निवासी था। कभी पूछा जाए एग्जाम में कहाँ का निवासी था, तो यह फ्रांस का निवासी था, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का निवासी था। और एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, ये सभी इसमें गुण भी थे। क्या थे? चिकित्सक के थे, दार्शनिक के थे, इतिहासकार के, सभी इसमें गुण थे। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बलबल ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए राजपद के नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बिल्कुल बात ठीक है। सिजदा और पैबोस की बात की जाए तो बलबन के द्वारा ही शुरुआत को किया गया था। सिजदा और पैबोस जो है कदमों पर बैठना और उनके हाथ को चूमना, सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरुआत किया था। बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, जरूर था, ये तो बात ठीक है, लेकिन बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया गया था। और तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो तुर्कान चहलगानी में 40 सरदार होते थे विश्वसनीय, जिसमें इल्तुतमिश ने चालू किया था। बलबन इबीस का सदस्य था, लेकिन बलबन ने ही इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सही है और ए की व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत कालीन के सुल्तान के निधन पर बदायूं ने राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से, ये किस प्रकार की टिप्पणी थी, किसके लिए थी? तो हम कहेंगे यह बात किसने कही है? सबसे पहले तो यही याद रखो, ये बात जो है बदायूं ने की है। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है, ये बात जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई है, बदायूं ने कही है। सल्तनत कालीन निम्नलिखित सुल्तानों को एक कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सल्तनत काल में सुल्तान को एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन पहले था कौन बाद में था। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन की बात करें, रुकनुद्दीन आएगा, फिर उसके बाद मुबारक शाह आएंगे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और अंतिम में आपके आलम शाह आएंगे। आलम शाह बोले तो ये आपके सैयद वंश समेत है, किसमें? सैयद वंश से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश समेत है। मुबारक शाह की बात की जाए तो आपकी ये खिलजी वंश से संबंधित है और रुकनुद्दीन की बात किया तो आपकी ये गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा, 1 2 3 4 सही ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत कालीन निम्नलिखित में से किस स्थापत्य में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? घोड़े के नाल की अगर इस तरीके से बात की जाए, घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब का प्रयोग है सल्तनत काल में सबसे पहले किसने किया है? तो हम कहेंगे अलाई दरवाजे में किया गया है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर अच्छा एक चीज का आप थोड़ा सा बता दूं तो यूपीपीएससी के लिए हम यहाँ पर आपके इसी चैनल पर क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से हमारी एक सीरीज है, आपको मिल जाएगी, यूपीपीएससी 2025 लिखा होगा, जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, सारे टॉपिकों की वीडियो बन रही है, सारे टॉपिकों की वीडियो बन रही है और इसकी प्रॉपर वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है। आप ऐप को भी ज्वाइन करके देख सकते हो या फिर चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन से ग्रंथ और रचनाकार हैं जो कि सही है? तो बात करें यहाँ पर नूह शिपहर की बात की जाए, नूह शिपहर की बात की जाए तो यह अमीर खुसरो ने लिखा है, बिल्कुल बात ठीक है। रियाजुल इंसा की बात की जाए, रियाजुल इंसा की बात की जाए तो यहाँ पर महमूद गवाह से संबंधित है क्या? तो हम कहेंगे भाई साहब ये महमूद गवाह से संबंधित, हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर की बात की जाए, बुरहान ए मासिर जो है आपके तबतबाई यहाँ रफीउद्दीन सिराजी के द्वारा संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारा केवल 2 रहेंगे, केवल 1 और 2 सही है, जबकि आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुरहान ए मासिर दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना जो है किसने की है? तो इसकी रचना की बात की जाए हम सैयद अली तबतबाई ने की है। किसने? सैयद अली तबतबाई के द्वारा इसकी रचना जो है की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? विचार करें, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना को किया है। हम कहेंगे बिल्कुल बात किया है ना। अच्छा, किस भाषा में किया ये कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? कमेंट करके बताओ, आमुक्त माल्याद नामक जो ग्रंथ है कृष्णदेवराय ने जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? भाषा का बताओ, किस भाषा में लिखा है जल्दी से। दूसरा है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। हम कहेंगे ये भी सही है। कृष्णदेवराय के दरबार को अल्लासानी पेडन्ना नामक राज्य कवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। तो अल्लासानी पेडन्ना कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित करते थे, ये तो बात सही है। यह संस्कृत एवं तमिल के नहीं बल्कि तेलुगु के, किसके? संस्कृत नहीं बल्कि तेलुगु, इन दोनों भाषाओं के वह ज्ञाता थे। तो हम कहेंगे तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट। किस कवयित्री ने अपनी कृति मधुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है? तो किसकी कृति है जिसने अपनी कृति में मधुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है? गंगा देवी की कृति है। किसकी है? गंगा देवी की कृति है, ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाना का किससे निम्नलिखित में से क्या है? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो निर्मित इबादत खाना है वो क्या है? हम कहेंगे विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए एक भवन था। वो कहां पर था? फतेहपुर सीकरी में था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, कब बनवाया था? तो 1575 में बनवाया था। और एक चीज याद रखना है, इसको 1578 में सभी धर्मार्थियों के लिए, सभी विद्वानों के लिए खोल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे बात करें, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कारण कि अकबर अपने पुत्र जहांगीर के जन्मोत्सव को चिरस्थायी बनाना चाहता था। नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है, चिरस्थायी नहीं बनाना चाहता था। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल ए वाला सही है, जबकि आर वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक और लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? जैसे आलमगीर नामा की बात की जाए, आलमगीर नामा जो है आपकी मिर्जा मोहम्मद काजिम से संबंधित है। तबकात अकबरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो संबंधित है आपकी निजामुद्दीन अहमद संबंधित है। चाहर चमन की बात की जाए तो चंद्रभान
ब्राह्मण समेत है, और इकबाल नामा जहांगीर की बात करें तो मुतबिद खास समेत है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो डी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत काल के प्रसिद्ध सिक्के टंका, दीनार और जीतल क्रमशः किन धातुओं के बने थे। जैसे टंका की अगर बात करें, टंका आपका चांदी का बना था, किसका, चांदी का बना था। दीनार की बात की किसका बना था, सोने का बना था। और अगर जीतल की बात की किसका बना था, तांबा का बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, टंका, दीनार, जीतल, टंका चांदी का, दीनार सोना का, जीतल तांबा का बने हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र है और खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार श्रेष्ठता है। कौन सा स्थान आपके यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पर स्थान है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें हम तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका दूसरे स्थान पर है। कौन से, दूसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर आपका तीसरे स्थान पर है। केरल की बात की जाए तो पहले स्थान पर है। वहीं गुजरात की बात करें चौथे स्थान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ ही समारोह की सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो अनोरा फिल्म जो है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है और सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। इस पुरस्कार के निर्देशक की बात की जाए तो सीन बेकर है। कौन है, सीन बेकर इस पुरस्कार के आपके क्या है, आपके फिल्म के निर्देशक हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा है ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही है। चलिए बात कर लेते हैं। तो हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्या है, एक तरीके से जैकेट है और हल्के वजन की है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के लिए मिलकर संयुक्त रूप से बनाया है। तो भाई साहब दूसरा वाला गलत लिखा है। इसका जो निर्माण है आपका यहाँ पर DRDO ने तो बनाया है, ये तो सही बात है, DRDO ने बनाया है। DRDO के साथ साथ यहाँ पर IIT क्या है, IIT दिल्ली ने बनाया है, ना कि आपके मद्रास ने बनाया है। तो ऑप्शन केवल हमारा कहेंगे पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 66वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 में किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो 66वां आपका मैग्सेस पुरस्कार 2024 से किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो आपका न्यूएन की नगाकुओंग को मिला हुआ है, कारमा फुटसो को मिला हुआ है, मियाजाकी हयामो को मिला हुआ है। तो 1, 2, 3 सही है। आर रवि कृष्णन को नहीं मिला, तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपके सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कारमा फुटसो कहाँ से संबंधित है, तो आपके हम कहेंगे ये भूटान से संबंधित है। बात की जाए मियाजाकी हटाओ कहाँ संबंधित है, सॉरी मियाजाकी हयाओ कहाँ संबंधित है, तो हम कहेंगे ये आपकी जापान से संबंधित है। और आपकी न्यूएन थी न्यांग फुओंग की बात की कहाँ संबंधित है, ये आपकी वियतनाम से संबंधित है। तो इन चारों को आपको ये तो आप नाम से भी याद कर लो या फिर आप कंट्री से याद कर लो। आर रविकरण को बात किया है, आर रविकरण जो है आपकी, एक बात ध्यान रखना है, इनको 2023 में रेमन पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2023 में मिला था इनको। यह थोड़ा सा आप एक विकल्प है तो याद कर लो। सूची 1 और सूची 2 है, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं और कौन से देश में चुने गए हैं। जैसे बात की जाए रतु नाइकामा लाल बलाबू फिजी के लिए चुने गए, करेक्ट है। पेंटो गल्टान शिवनाथ बात्रा थाईलैंड में चुने गए हैं। जाफर हसन जॉर्डन में चुने गए हैं और शिगेरू इशिबा आपकी जापान में चुने गए हैं। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा कि भाई 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय था। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 की विषय के बारे में बात कर रहा है, क्या था, सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना इस वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट विषय था। और 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच में जो है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहां पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा BNT 116 क्या है। BNT 116 की बात कर रहा है, सुर्खियों में था, क्या है, तो हम कहेंगे बायोएनटेक द्वारा विकसित फेफड़ों के कैंसर का टीका है। क्या है, बायोएनटेक के द्वारा निर्मित फेफड़ों के कैंसर का टीका है। एक तरीके से लंग्स कैंसर का यह क्या है, टीका है और बायोएनटेक के द्वारा निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है, क्या ये सही बात है। तो रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। भैया ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा की गई है, ना कि हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए आरंभ जो है किया गया है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तो ये नहीं पूछ रहा है कि भारत में वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, बात यहाँ पर ये पूछी जा रही है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में किन संकेतकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम कहेंगे अल्प पोषण का प्रयोग किया जाता है, दूसरा शिशु दुर्बलता का प्रयोग किया जाता है, तीसरा शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है।
जीवन प्रत्याशा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। अब हम बात करें, अगर ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, आपका सी वाला सही रहेगा, 1, 3, 4। अब हम बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था, तो 127 देशों की गणना की गई थी। 127 देशों में 105वें स्थान पर भारत है आपका। स्कोर की बात किया, भारत का जो स्कोर है 27.3 स्कोर के साथ जो आपका भारत है आपका प्राप्त है। तो GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105 रहा था आपका 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात की जा रही है भाई राष्ट्रीय ध्वज जो बदला गया है सर्वोच्च न्यायालय का, ध्वज जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस ध्वज को संविधान की पुस्तक को सबसे ऊपर दर्शाया गया है। संविधान की पुस्तक को सबसे ऊपर दर्शाया, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो बात गलत लिखी है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। प्रतीक चिन्ह पर या तो धर्मस्य तो जया मतलब कि देवगिरी में अंकित लिखा हुआ है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो लिखा है। तीसरा है न्याय की देवी प्रतिमा में तराजू को संविधान से प्रतिस्थापित किया गया है, नहीं भाई ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर केवल बी वाला रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही। अब हम बात करें नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में। भारतीय राष्ट्रपति ने, किसने? भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। तो किसके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण किया था। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, CJI की बात किया है, CJI के द्वारा जो आपकी न्याय की देवी की प्रतिमा है, न्याय की देवी की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया था। और यहाँ पर ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया था। सबसे इंपोर्टेंट बात, अशोक चक्र सबसे ऊपर है। क्या है? अशोक चक्र जो है सबसे ऊपर है इसमें। और एक चीज और रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट भवन में संविधान की पुस्तक को नीचे दर्शाया गया है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया? अशोक चक्र ऊपर हो गया है। और यहाँ पर यह तो धर्मशतो जया देवगिरी में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय होती है। क्या है? जहां धर्म है वहीं पर विजय होती है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। तीसरा है न्याय की तीसरा है न्याय की देवी प्रतिमा में साड़ी में पश्चिमी पोशाक का स्थान पहने हुए हैं, आंखों पर पट्टी हटाकर खुली आंखों में है, क्योंकि कहा गया है कि अब जो कानून है वो सबको समान रूप से देखता है, अब कानून अंधा नहीं है। तो ध्यान रखना है, आपको साड़ी में पहने हुए हैं एक तरीके से, और यहाँ पर कानून अंधा नहीं है, आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है, सभी को समान रूप से देखता है। तो ऑप्शन हमारा केवल इसीलिए हमारा दूसरा वाला सही था। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन बेसिक किए हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में आएंगे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके की आपको परमानेंट UPPSC तक एग्जाम के लिए ये चैनल आपके लिए पूर्ण समय पर होने वाला है। इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। साथ में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।